बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रीपिंग फ्लो। उसके लिए हाई एंड लो लार्ज नंबर फ्लोज की हमने बात की थी। Many physical problems can be described by the behavior of a system when a certain parameter is either very small or very large. Consider the problem of steady flow around an object described by। ये आपके सामने मोमेंटम इक्वेशन है, मोमेंटम इक्वेशन, और इसमें स्टेडी फ्लो है, इसलिए पार्शियल यू भी पार्शियल टी यहाँ पे जीरो हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आना था, रो इंटू पार्शियल यू भी पार्शियल टी प्लस यू डॉट डेल इंटू यू, ये आना था। तो स्टेडी फ्लो की वजह से यहाँ पे पार्शियल यू भी पार्शियल टी जीरो हो गया। यहाँ पे जो यू है ये फ्लूइड वेलोसिटी है। अब हमने क्या अज्यूम किया, फर्स्ट अज्यूम दैट विस्कोसिटी इज स्मॉल। विस्कोसिटी अगर स्मॉल हो तो ये वाली टर्म, ये जो विस्कस टर्म है ये निगलेक्ट हो जाएगी। तो देन द, यहाँ क्या लिखो, देन द डोमिनेंट बैलेंस इन द फ्लो इज बिटवीन द प्रेशर एंड इनर्शिया फोर्सेस। क्योंकि ये टर्म खत्म हो जाएगी तो बाकी ये देखें, ये प्रेशर ग्रेडियंट हो गया और ये इनर्शियल फोर्स है। ये इनर्शियल टर्म है मोमेंटम इक्वेशन में। इसलिए मोमेंटम इक्वेशन जो बनती है हमारी, वो फिर शो करती है बैलेंस बिटवीन प्रेशर एंड inertia forces and showing that the pressure changes are of order rho u square। यहाँ देखें, यहाँ पे रो है, ये फिर ये वेलोसिटी हुई और यहाँ पे फिर वेलोसिटी है, इसका ग्रेडियंट है, वेलोसिटी है यहाँ पे, ये वी यू डॉट डेल, ये जो है ना इनटू फिर दोबारा ये यू आ गया। तो यहाँ पे अगर आप इसकी डायमेंशन पुट करेंगे तो ये रो यू स्क्वायर बनेगा। तो इसमें फिर क्या हुआ, कंसिक्वेंटली वी नॉन डायमेंशनलाइज द गवर्निंग इक्वेशन। ये जो गवर्निंग इक्वेशन है मोमेंटम इक्वेशन बाय स्केलिंग यू को हम जो वेलोसिटी हमारी, उसको हम फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल यू से हम स्केल करेंगे। मीन स्मॉल यू को एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो स्मॉल यू है। ये देखिए ये स्केलर है, ये सॉरी ये जो है ना ये यू ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे उसका एक्स कंपोनेंट ये स्मॉल यू है विदाउट वेक्टर नोटेशन। ये यहाँ नीचे देखें लिखा हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ आपको। स्मॉल यू को कैपिटल यू से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगी, डायमेंशनलेस वेलोसिटी कंपोनेंट जो है ना वो आ जाएगा। और इस तरह प्रेशर को रो यू स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। ये मैंने आपको पहले ये चीजें बताई हैं। और इस तरह जो डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है, उसको हम ये एल लेंथ जो है ना ऑफ द बॉडी, उसकी रिप्रेजेंटेटिव लेंथ जो एल है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे डायमेंशनलेस बनाया हुआ है। वेक्टर फॉर्म में एक्स डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू एक्स बार। यहाँ आप एक्स में क्या चीज है, ये असल में वेक्टर है, एक्स है कामा वाई है और कामा जी है। तो ये जो वेलोसिटी यू है इसमें क्या है, स्मॉल यू ये वाला और कामा वी और कामा डब्ल्यू है। ये वेक्टर जो है ना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक्स होगा स्केलर फॉर्म में, तो उसको तो एक्स बार हो आएगा एक्स ओवर एल, और दूसरा जो है ना वाई बार आएगा वाई ओवर एल, और जी बार आएगा जी ओवर एल। इस तरह यहाँ पे यू बार आएगा यू ओवर कैपिटल यू, वी बार आएगा वी ओवर कैपिटल यू, और डब्ल्यू बार आएगा डब्ल्यू ओवर कैपिटल यू। और प्रेशर तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, ये ऐसे ही लिख दिया। तो ये वैल्यूज जो है ना हम यूज करेंगे कहाँ पे, 9.58, ये मोमेंटम इक्वेशन है। तो
ये आ जाएगा। क्योंकि हम इसमें ये चीजें यूज कर रहे हैं, जब इसको सिंपलीफाई करेंगे ये इक्वेशन आ जाती है। और ये वही इक्वेशन है जो आपने फॉक्स की बुक में एमएससी में या बीएस में आपने पढ़ी थी। ये जनरल फॉर्म है, मीन ये वेक्टर इक्वेशन है। और यहाँ पे आर ही आपको पता है ये रेनॉल्ड्स नंबर है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है ना वो हाई हो, फॉर हाई रेनॉल्ड्स नंबर क्लोज, तो फिर क्या होगा, 1/r ही ये जीरो को अप्रोच करेगा। तो उसी तरह हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो इनर्शियल फोर्स और पैराशियल फोर्सेस में आएगा। फिर इसने क्या कहा, इक्वेशन 9.60 इज सॉल्व बाय ट्रीटिंग 1/r एज ए स्मॉल पैरामीटर। As a first approximation, we may set 1/r to 0 everywhere in the flow. जब हम ये 1/r चूंकि लार्जर है, हाई लॉन्ग नंबर है, तो 1/r डेफिनेटली स्मॉल होगा। इसको हम जीरो अप्रोच करा देंगे, तो फिर ये इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी इनविस्किड आयलर इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि इसमें विस्कस इफेक्ट जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। आर ई कब हाई होता है, व्हेन, क्योंकि आर ई ये है ना आपके सामने ये, तो रो वी एल ओवर म्यू होता है। यहाँ पे न्यू है, तो नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है न्यू। जब विस्कोसिटी जो है ना हाई होगी, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, जब रेनॉल्ड नंबर हाई होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी इसकी हाई होगी और विस्कोसिटी जो है ना वो बहुत ही कम होगी। क्योंकि लॉन्ड नंबर है, ये रेशियो है इंडक्शन फोर्स टू दी विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स अगर कम होंगी, विस्कस फोर्सेस कम होंगी तो इनर्शियल फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो इस केस में हायर लॉन्ड नंबर का मतलब क्या है, इनर्शियल फोर्सेस ज्यादा है, विस्कस फोर्सेस नेग्लिजिबल है। इसलिए हमने ये वाली जो टर्म है, ये जो विस्कस टर्म है ये वाली, और डायमेंशनल फॉर्म में ये बन जाती है, ये निगलेक्ट हो जाएगी। बाकी इनर्शियल टर्म जो है ना ये, और ये प्रेशर टर्म मौजूद रहेगी। However, this omission of viscous terms cannot be valid near the body because the inviscid flow cannot satisfy the no slip condition at the body surface. इस तरह की बातें हमने लास्ट लेक्चर में भी की हैं। Viscous forces do become important near the body because of the high shear in a layer near the body surface. स्केलिंग 9.59, ये जो हम स्केलिंग की है, डायमेंशंस बनाया है क्वांटिटीज को, which assume that velocity gradients are proportional to u over l। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है मीन वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो डेफिनेटली जब हम और वो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं या एक्स के लिहाज से ले रहे हैं या वाई के लिहाज से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं है, स्टेडी फ्लो ले रहे हैं। इसलिए जब हम इसको डायमेंशनलेस बनाएंगे, फार्म में पार्शियल यू बे पार्शियल एक्स को लिखेंगे, तो ऊपर जो है ना कैपिटल यू आएगा, क्योंकि स्मॉल यू इज ऑफ ऑर्डर कैपिटल यू। ऊपर कैपिटल यू आएगा, नीचे एक्स की जगह लेंथ आएगी, ये देखें एल लिखा हुआ है। और ये क्या है, ये जो is invalid in the body layer near the solid surface. We say that there is a region of non-uniformity near the body at which point a perturbation expression in terms of the small parameter 1/r becomes singular. The proper scaling in the bond layer and the procedure of solving high Reynolds number flows will be discussed in, यहाँ इस बुक में चैप्टर नंबर 10 में है। बहरहाल हम इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है क्रीपिंग फ्लो। क्रीपिंग फ्लो किसके लिए होता है, फॉर लो रेनॉल्ड नंबर। और वो यहाँ से आ रहा है। नाउ कंसिडर फ्लोज इन दी
opposite limit of very low Reynolds number, that is when RE approaches to 0। और जब RE approaches to 0 होता है, it mean inertial forces जो है ना वो negligible हैं और viscous forces जो है ना वो dominant हैं। It is clear that low Reynolds number flows will have negligible inertia forces and therefore the viscous and pressure forces should be in approximate balance। इस केस में जब हम inertia forces जो है ना ये आपके सामने है, ये inertia forces जो है ना ये टर्म खत्म हो जाएगी और तो बैलेंस किस में होगा, प्रेशर फोर्सेस में, और ये देखें विस्कस फोर्सेस में बैलेंस होगा, ये आपस में बैलेंस हो जाएंगी। For the governing equations to display this fact, we should have a small parameter multiplying the inertia forces in this case. If this can be accomplished if the variables are non-dimensionalized properly to take into account the low Reynolds number nature of the flow. Obviously, the scaling 9.59 जो ऊपर हमने ली है, which leads to equation 9.60 is inappropriate in this case. Or if equation 9.60 were multiplied by RE, then the small parameter RE would appear in front of not only the inertia force term but also the pressure force term, and the governing equation would reduce to 0 is equal to mu del square U as RE approaches to 0, which is not the balance for low Reynolds number flows। अभी आप ऊपर हमने पढ़ा है, अगर जो है ना इनर्शियल फोर्सेज जो है ना वो क्या हो, मीन नेग्लिजिबल हो और विस्कस फोर्सेज जो है ना वो क्या हो, सिग्निफिकेंट हो, तो बैलेंस किस में है, प्रेशर फोर्सेज में और हमारे पास विस्कस फोर्सेज में आएगा। ये देखिए जब इनर्शियल फोर्सेज ये देखें 0 होंगी, RE अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या, इनर्शियल टर्म में ये 0 का अप्रोच करेगी, तो बैलेंस हमारा विस्कस फोर्स और प्रेशर फोर्सेज में है। लेकिन अगर हम RE से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली नीचे जो इक्वेशन आई है, RE से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, RE को जब 0 अप्रोच करेंगे ये टर्म भी उठ जाएगी, ये भी उठ जाएंगी, जो कि बैलेंस नहीं है बिटवीन विस्कस फोर्सेज एंड प्रेशर फोर्सेज। The source of the inadequacy of the non-dimensionalization for low Reynolds number flows is that the pressure is not of order rho u square in this case। तो इस केस में प्रेशर का ऑर्डर जो है ना रो यू स्क्वायर नहीं है। तो इसमें क्या है, प्रेशर जो है ना पैसिव वेरिएबल है और इट मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड बाय द डोमिनेंट इफेक्ट्स। और डोमिनेंट इफेक्ट्स यहाँ पे जब आर अप्रोचेस टू 0 हो, डोमिनेंट इफेक्ट्स यहाँ बनते हैं विस्कस फोर्सेस। अब क्या है, द पर्पस ऑफ स्केलिंग इज टू ऑब्टेन नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स दैट आर ऑफ ऑर्डर 1, so that pressure should be scaled by rho u square only in high Reynolds number flows in which the pressure forces are of the order of the inertia forces. In contrast, in a low Reynolds number flow, the pressure forces are of the order of the viscous forces, or del P mean pressure gradient, to balance a mu del square u। विस्कस टर्म को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इन इक्वेशन 9.58 द प्रेशर चेंजेस मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर, तो ये होना चाहिए।
P is proportional to L mu del square U, और डेल स्क्वायर यू की भी हम वो अब इसकी वैल्यू भी इसकी भी डायमेंशन पुट कर देंगे, वो बनेगी पार्शल टू ऊपर सेकंड डेरिवेटिव है, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा या वाई स्क्वायर आएगा या जी स्क्वायर आएगा, डेल स्क्वायर यू है ना, तो इसमें ऊपर कैपिटल यू आएगा, नीचे एल स्क्वायर आएगा। डेल स्क्वायर यू में हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना, पार्शल टू यू भी पार्शल एक्स स्क्वायर, इस तरह तो ये बनता है एक्स स्क्वायर, और डेल स्क्वायर क्या होता है, पार्शियल पार्शियल एक्स स्क्वायर कार्टेशियन फॉर्म में प्लस पार्शियल पार्शियल वाई स्क्वायर पार्शियल पार्शियल जी स्क्वायर, पार्शियल पार्शियल एक्स स्क्वायर का बना नीचे 1/L स्क्वायर, पार्शियल पार्शियल वाई स्क्वायर का भी 1/L स्क्वायर बनता है, पार्शियल पार्शियल जी स्क्वायर का भी 1/L स्क्वायर बनती है डायमेंशन। तो यू की बनती है कैपिटल यू, तो यू ओवर एल स्क्वायर आएगा, एल एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एल, तो म्यू इंटू यू और नीचे आ जाएगा एल। Thus the proper non-dimensionalization for low Reynolds number flow is this one. अब यहाँ पे जो हमने डायमेंशनलेस बनाया चीजों को, ये है यहाँ किसमें चेंज है, प्रेशर में। तो लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो के लिए जब हम डायमेंशनलेस बनाएंगे प्रेशर को, तो इससे डायमेंशनलेस बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो लो रेनॉल्ड्स नंबर्स के लिए हम फ्लो ले रहे हैं, ये टर्म उड़ती है, बाकी ये बचती है, और डेफिनेटली ये चूंकि ये बैलेंस है इनमें, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर इसको डायमेंशनलेस बनाएंगे किससे, इससे, इसके ऑर्डर से इसको डायमेंशनलेस बनाएंगे। यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट है, मीन ऊपर पी आएगा, नीचे लेंथ आएगी, और यहाँ पे म्यू है, और ये आ गया अभी मैंने बताया कैपिटल यू ओवर एल, तो यहाँ से आएगा पी ओवर एल, और यहाँ से क्या आएगा म्यू कैपिटल यू ओवर एल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको प्रेशर की डायमेंशन का पता चल जाए। ये हमारे पास लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो के लिए प्रेशर को यूं डायमेंशनलेस बना सकते हैं। अब the variations of the non-dimensional variable u bar और p bar, u prime और p prime क्या in the flow field are now of order 1, अब आप ऑर्डर 1 की हैं, तो ये डायमेंशनलेस बन जाएगी, ये इसका ऑर्डर 1 हो गया, इसका भी ऑर्डर 1 है। The pressure scale, the pressure scaling also shows that P is proportional to mu in a low Reynolds number flow। यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि प्रेशर जो है ना किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के, इसके लिए लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो के लिए। A highly viscous oil is used in the bearing of a rotating shaft because the high pressure developed in the oil film of the bearing lifts the shaft and prevents metal to metal contact। अब हमने क्या किया, ये जो स्केलिंग की है हमने, वेरिएबल्स को डायमेंशनलेस बनाया है, अब इन चीजों को वहां हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन है। गवर्निंग इक्वेशन वही जो मोमेंटम इक्वेशन है, जो शुरू में हमने कंसीडर की है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें अब हम डाटा पुट करेंगे। अब स्केलिंग कौन सी यूज करनी है, ये जो अभी हमने नई वाली स्केलिंग की है, ये वाली 9.61, ये वाला डाटा पुट करेंगे। एक्स बार की जगह ये वाली पुट करेंगे, और इस एक्स की जगह यहाँ वैल्यू आ जाएगी एक्स प्राइम इंटू एल, और यू की जगह आ जाएगा यू प्राइम इंटू कैपिटल यू, और यहाँ से p की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और p इन्फिनिटी इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब उसको सेट करेंगे,
सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखें, जब हम आर अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो सिर्फ ये इनर्शिया टर्म उड़ेगी और बाकी देखें इनमें बैलेंस रहेगा, प्रेशर फोर्सेस यहाँ मौजूद हैं। In the limiting case, R approaches to zero, this equation becomes a linear equation, this one. जब R approaches to zero हो जाएगा, ये inertia term खत्म हो जाएगी और होना भी चाहिए, क्योंकि R approaches to zero का मतलब क्या है, inertial forces are negligible। तो बैलेंस किस में होगा, विस्कस फोर्सेस में और प्रेशर फोर्सेस में। तो ये देखें, ये विस्कस टर्म है, ये प्रेशर टर्म है। Where the variables have been converted back to their dimensionless form। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जब आर को जीरो पुट कर दिया तो यहाँ पे आगे जीरो इज इक्वल टू माइनस डेल पी प्राइम प्लस डेल स्क्वायर यू प्राइम, तो ये आ जाएगा डेल पी प्राइम इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू प्राइम। अब यहाँ पे अगर आप इसको निगलेक्ट भी कर दें दोनों तरफ, ये प्राइम, हमें मेन इश्यू हमारा इस टर्म को उड़ाना था। अब हमारे पास जो है ना, इधर भी प्राइम आ रहा है डेल पी प्राइम, इधर भी डेल स्क्वायर यू प्राइम है, तो आप वापस इसको हर जगह, चूंकि यहाँ प्राइम आ रहा है, बाकी आर वगैरह तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो इसलिए आप इसको विदाउट प्राइम लिख दें, फिर भी कोई मसला नहीं है। तो इस इक्वेशन को आर को जीरो अप्रोच भी करवा दिया और साथ ही जो है ना, इसको आप वापस विदाउट प्राइम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है किसके लिए, अगर आपसे कहा जाए डिराइव रिड्यूस मोमेंटम इक्वेशन फॉर लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लोज, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन, ये सारी ऊपर वाली चीजें आप करेंगे और यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब हम क्रीपिंग मोशंस की बात कर रहे हैं। फ्लोज एट आर ई मच लेस देन 1 आर कॉल्ड क्रीपिंग मोशन। क्या कहते हैं उनको, क्रीपिंग फ्लोज कहते हैं या क्रीपिंग मोशंस कहते हैं। दे कैन बी ड्यू टू स्मॉल वेलोसिटी, क्या चूंकि लॉन्ड नंबर जो है ना बहुत कम है, 1 से भी लेस है, बहुत लेस है बल्कि, तो उसको हम उसमें साफ ज़ाहिर है, तो लॉन्ड नंबर में ऊपर वेलोसिटी होती है, नीचे विस्कस, ऊपर इनर्शियल फोर्सेस होती है, नीचे विस्कस फोर्सेस होती हैं। इट मीन वेलोसिटी जो है ना स्मॉल है और नीचे विस्कोसिटी जो है ना वो लार्ज है। आर मोस्ट कॉमनली द स्मॉल साइज ऑफ द बॉडी। एग्जांपल्स ऑफ सच फ्लोज आर, ये क्रीपिंग फ्लोज की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, द मोशन ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल इन द बेयरिंग ऑफ ए शाफ्ट, ऊपर इसका जिक्र हुआ है। सेटलिंग of sediment particles near the ocean bottom। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, क्रीपिंग फ्लोज की। अब हम ये क्रीपिंग फ्लो की एप्लीकेशन ले रहे हैं, मीन इसके लिए हम किसी पार्टिकुलर, यहाँ तो इन जनरल बॉडी ली हुई है ना, अब हम वो जो बॉडी है वो क्या ले रहे हैं, स्फीयर ले रहे हैं। In the next section, we shall examine the creeping flow around a sphere। ये समरी दी हुई है, आप इसको जरूर पढ़ेंगे। क्रीपिंग फ्लो अराउंड अ स्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्रीपिंग फ्लो अराउंड अ स्फीयर। A solution for the creeping flow around a sphere was first given by Stokes in 1851. Consider the low Reynolds number flow around a sphere of radius A placed in a uniform stream capital U। यूनिफॉर्म फ्लो है, उसकी वेलोसिटी कैपिटल U है, उसके अंदर एक स्फीयर पड़ा हुआ है जिसका रेडियस A है, और ये फिगर आपके सामने है नीचे, ये देखिए।
ये यूनिफॉर्म फ्लो है, वेलोसिटी उसकी कैपिटल यू है, और ये आपका स्फीयर पड़ा हुआ है, इसको ये इसका रेडियस आर है, ए है, सॉरी मैक्सिमम रेडियस यहाँ पे ए है, और ये shear स्ट्रेसेस है, और ये एंगल है, इसको ध्यान में रखें। The problem is axisymmetric that the problem is axisymmetric का मतलब है उसका, that is the flow patterns are identical in all planes parallel to capital U. axisymmetric flow क्या होता है? The flow patterns are identical, एक जैसे हैं, कहाँ पे? In all planes parallel to capital U and passing through the center of the sphere. यहाँ क्रीपिंग फ्लो की बात कर रहे हैं, लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आर ई अप्रोचेस टू जीरो होगा एज ए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इनर्शिया फोर्सेस को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ऊपर हमने ये डिराइव की है, आप डायरेक्ट लिखेंगे। तो इससे वी कैन फॉर्म अ vorticity इक्वेशन बाय टेकिंग द कर्ल ऑफ द प्रीसीडिंग इक्वेशन ऑब्टेनिंग दिस वन। तो दोनों तरफ बेटा कर कर लेंगे, डेल क्रॉस डेल पी ये जीरो होता है। आपने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में पढ़ा था, डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू जीरो, फोर्थ चैप्टर में। और डेल क्रॉस डेल, चूंकि पी यहाँ पे स्केलर फील्ड है, तो डेल क्रॉस डेल पी भी जीरो होगा। आप क्या था, ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। डेल पी ले लें, प्रेशर ग्रेडियंट, ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, फिर उसके ऊपर कर्ल ऑपरेट कर दे, इंशाल्लाह आंसर जीरो आएगा। इधर आएगा डेल क्रॉस म्यू डेल स्क्वायर यू। म्यू चूंकि कांस्टेंट है, हम फ्लूइड ले रहे हैं, कौन सा कांस्टेंट, विस्कोसिटी वाला ले रहे हैं अजम्पशंस में, तो म्यू बाहर आ जाएगा, डेल क्रॉस डेल स्क्वायर यू। तो हम इसमें ये जो ऑपरेटर इंटरचेंजेबल है, डेल स्क्वायर को बाहर लिख देंगे और डेल क्रॉस को अंदर ले जाएंगे, डेल स्क्वायर ऑफ डेल क्रॉस यू। डेल क्रॉस यू आपको पता है ओमेगा वेक्टर होता है, वर्टिसिटी वेक्टर, ये आ जाएगा म्यू, इधर जीरो आ गया, म्यू डेल स्क्वायर ओमेगा। समझ आ गई है? So here we have used the fact that the curl of a gradient is zero and that the order of the operators curl and del square can be interchanged। ये मैंने आपको बता दिया है। The only component of vorticity in this axisymmetric problem is omega phi। यहाँ पे phi कांस्टेंट है, axisymmetric flow है, ओमेगा फाई जीरो रहेगा, द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम लेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई। समझ आई? यहाँ पे चूंकि स्फीयर है, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लेंगे आर थीटा फाई, और जो है ना फाई क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है एग्जिस्मेटिक चूंकि फ्लो है, इस केस में जो है ना, ये जो ओमेगा फाई है, ये इसका जो ओमेगा वेक्टर है, इसका जो कंपोनेंट होगा, इसके थ्री कंपोनेंट्स होंगे, ओमेगा आर, ओमेगा थीटा और ओमेगा फाई, ओमेगा वेक्टर के। तो उनमें एक कंपोनेंट जो होगा, ये जो सॉरी जो ओमेगा फाई हाँ होगा, वो क्या होगा, ये वो कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। प्लेन जैसे ये इन फिगर 9.14 में बताया है, और ये ओमेगा फाई की वैल्यू होगी, ओमेगा फाई की ये वैल्यू आएगी। पढ़ा ना ये आपने, इस तरह की चीजें अगर रखा। डेल क्रॉस वी जो है बेटा, डेल क्रॉस वी होता है ओमेगा
और आपको याद है पीछे हमने ओमेगा जी कैलकुलेट किया था। यहाँ से भी आप पहले क्या करेंगे, डेल क्रॉस वी ले लेंगे और वी हमारा क्या है, उसमें हमारे पास वी जो है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा वी, यहाँ पे वी की बजाय यहाँ यू वेक्टर लिया हुआ है। यहाँ पे यू वेक्टर क्या है, यू आर है, यू थीटा है और यू फाई है। जब कर लेंगे तो हमारा एक कंपोनेंट बचेगा ओमेगा फाई वाला, वो ये आएगा। आप कर लेंगे किसका, वेलोसिटी का। इन जनरल वेलोसिटी क्या है, यू वेक्टर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में जो है उसमें लिखेंगे, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा यू आर ई आर प्लस यू थीटा ई थीटा प्लस यू फाई ई फाई, या इसको यू आर कामा यू थीटा कामा यू फाई पेरेंथेसिस में लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन जनरल डाल क्रॉस यू ले लेंगे और वो लेंगे तो इंशाल्लाह जो इसका जो ये कंपोनेंट है ओमेगा फाई वो ये आएगा। इन एक्सिसमेट्रिक फ्लोज वी कैन डिफाइन अ स्ट्रीम फंक्शन फाई। ये स्ट्रीम फंक्शन जो है ना हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो देखते हैं कैसे। उसके लिए हमें पहले यू आर और यू थीटा की जरूरत है। ये आपको आपको याद है जब हम स्ट्रीम फंक्शन की फॉर्म में वेलोसिटी कंपोनेंट्स लिखते हैं तो हम उनको कार्टियन फॉर्म में भी लिखते हैं, सिलेंड्रिकल में भी लिखते हैं, स्फेरिकल में भी लिखते हैं। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या था, u इज इक्वल टू पार्शल साई बी पार्शल y, और v क्या था, माइनस पार्शल साई बी पार्शल x। इस तरह फॉक्स की बुक में आपने, फ्लूइड वाली बुक जो थी उसमें आपने सिलेंड्रिकल फॉर्म में यू आर और यू थीटा भी लिखे थे। कहाँ से आते हैं ये, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से ये चीजें आती हैं। ये कहाँ से आएंगी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से। इसी तरह आप क्या करेंगे, जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है उसको स्फेरिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये बुक्स में अवेलेबल है। उसमें फिर आप आर थीटा प्लेन में जाएंगे तो वहां से आप यू आर और यू थीटा इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल के लिए जो है ना ये चीजें फाइंड आउट की है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में यू आर और यू थीटा स्ट्रीम फंक्शन के फॉर्म में इस तरह डिफाइन होते हैं। और ये आपको डिफाइन उसने इस तरह भी डिफाइन करके दिखा दिया है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है, माइनस डेल फाई क्रॉस डेल आई। इसको बेटा आप ओपन कर लेंगे तो फिर ये चीजें आ जाएंगी। ये चैप्टर 6 जिस बुक जो मैं जिस बुक से आप पढ़ा रहा हूँ इसके चैप्टर नंबर 6 में ये चीजें मौजूद है। मैंने वैसे हिंट भी आपको दे दिया है, वो आप कॉन्टिन्यूटी से ये चीजें ले सकते हैं। ट्राई तो करें ना, फॉक्स की बुक पढ़े फ्लूइड वाली और उसमें देखें कैसे ये चीजें दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं यू आर की यू थीटा की, ये जो वर्टिसिटी कंपोनेंट है ओमेगा फाई इसमें पुट कर देनी है। ये किसकी वैल्यू, यू आर की और यू थीटा की। ये देखिए यहाँ पे यू आर आ रहा है और ये यू थीटा आ रहा है और इनके ये डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे, इंशाल्लाह ये वाला आंसर आ जाएगा। और गवर्निंग इक्वेशन हमारे क्या बनती है यहाँ पे, जीरो इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ओमेगा वेक्टर, और हमारा जो नॉन जीरो यहाँ पे कंपोनेंट है ओमेगा फाई है, ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ओमेगा फाई। ये आ गया है डेल स्क्वायर ओमेगा फाई, ये आ गया। और अगर आपको याद हो, हाँ जी,
तो चलो हम अगर आपको अगर याद हो, हमने ई स्क्वायर ऑपरेटर भी लिखा था, उसमें भी ये चीज आ रही थी और उसमें यहाँ पे ई स्क्वायर आता है। तो अगर आप ई स्क्वायर ऑपरेटर से भी इसको कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं। ई स्क्वायर ऑपरेटर के फॉर्म में हमने इस तरह की इक्वेशन लिखी थी, ई स्क्वायर थाई इज इक्वल टू 0। वो जो ई स्क्वायर है उसको मुझे याद पड़ता, हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी लिखा था। तो आप इस तरह भी इस तरह कर लें कि वो जो ई स्क्वायर ऑपरेटर वाली जो इक्वेशन है, ई स्क्वायर थाई इज इक्वल टू 0, सॉरी ई स्क्वायर गालिबन आया था E4 थाई इज इक्वल टू 0। जो भी आया था बहरहाल मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आप वहां से वैल्यू पुट कर देंगे और उसको स्फेरिकल फॉर्म में लिखेंगे। फार्मूला पुट करके किस में लिखेंगे? स्फेरिकल फॉर्म में। हमने मोमेंटम इक्वेशन को ई स्क्वायर ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा था और वो जो इक्वेशन है उसमें जस्ट आप वो जो Q1 Q2 Q3 जो है ना, हमने कंपोनेंट्स लिए थे और U1 U2 U3 हमने ये चीजें ली थी, वहां पे आप स्फेरिकल वाला डाटा पुट कर देंगे। H1 H2 H3 जो है ना वहां पे लिया हुआ है, वो सारा का सारा डाटा किस में पुट करेंगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। इंशाल्लाह ये इक्वेशन वहां से भी आ जाएगी। हमने हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको अब ये जो हमारे पास आया है रिलेशन, इस ये हमारे पास क्या आ गई है? ये इक्वेशन आ गई है, ये वाली इक्वेशन है। और इसके लिए हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम जो है ना इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशंस लगाते हैं। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। अब ये जो सरफेस है किसकी? स्फीयर की है, सरफेस है। नो स्लिप कंडीशन की वजह से वहां पे यू आर भी 0 होगा एट द सरफेस और यू थीटा भी 0 होगा एट द सरफेस। ये देखिए, जब मैं यू आर 0 करूंगा, ये जाके इधर खत्म हो जाएगा, पार्श्व से पार्श्व थीटा जो है ना वो क्या हो जाएगा? 0। तो साई क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। कहाँ पे? एट आर इक्वल टू स्मॉल ए। स्मॉल, चूंकि स्फीयर का रेडियस क्या है? ए है। ये आपके सामने ये देखें, ये वाला इसका रेडियस ए है, तो इस यहाँ ये जो लो स्लिप कंडीशन लगेगी यहाँ पे फ्लूइड जो है ना उसका जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। बहरहाल ये कंडीशंस गिवन है। ये देखिए, साई एट ए कामा थीटा 0 और पार्शियल साई पार्शियल आर यू थीटा 0 है ना, ये देखें। ये यू थीटा 0 है, इधर जाके ये खत्म होगी टर्म, पार्शियल फाइव पार्शियल आर 0 है। कहाँ पे? एट आर इज इक्वल टू ए। एट आर इज इक्वल टू ए। ये देखिए एट आर इज इक्वल टू ए। ये देखिए पहला, चूंकि यहाँ पे साई आर और थीटा का फंक्शन है ना, यहाँ पे आर क्या होगा? ए, तो ये 0 हो गया। और दूसरा यूनिफॉर्म फ्लो एट इंफिनिटी है, उसके लिए ये स्ट्रीम फंक्शन होता है, उसने दिया हुआ भी है। और ये चैप्टर नंबर 6 में इस बुक की जो चैप्टर नंबर 6 है, वहाँ पे इसकी डिटेल भी है। द लास्ट कंडीशन फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट द स्ट्रीम फंक्शन फॉर यूनिफॉर्म फ्लो
इज दिस वन हाफ यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसकी डिटेल पढ़ना चाहे तो ये जो है ना इस बुक के चैप्टर नंबर 6 में इसकी डिटेल है, देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ से नजर आ रहा है, ये तो बाउंड्री कंडीशन है ना, कहाँ पे साइज है ना फार फ्रॉम द स्फीयर जो है ना वो ये होता है। लेकिन इसको हम देखकर मीन ये जो साई है इसके एक्सप्रेशन को देखकर हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा। अपस्ट्रीम कंडीशन ये जो हमारे पास है, इससे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये होगा साई एफ ऑफ आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? एफ ऑफ आर इज इक्वल सॉरी साई इज इक्वल टू एफ ऑफ आर साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे हम देखते हैं? बाउंड्री कंडीशंस को देखकर। पहले भी हमने, आपको याद होगा, स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम में हमने बाउंड्री कंडीशन को देखकर वेलोसिटी एज्यूम की थी। यहाँ पे भी हम बाउंड्री कंडीशन को देखकर ही क्या कर रहे हैं? साई एज्यूम कर रहे हैं। साई आ गया एफ ऑफ आर साइन स्क्वायर थीटा। बस ये साई ही हमें चाहिए था। तो हमें इस इक्वेशन के लिए जो है ना, ये जो है ये 9.64 इक्वेशन है, ये स्ट्रीम फंक्शन के फॉर्म में है। साई होगा तो ये ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट होगा। तो साई की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? एफ ऑफ आर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम पुट कर देंगे और ये फिर डेरिवेटिव लेंगे। पहले ये स्क्वायर है, चूंकि एक दफा पहले ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे, फिर एक दफा और ऑपरेट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे पास ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की थी, तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है, ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो है ना, कितने ऑर्डर की है? फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और किस में है ये? यहाँ पे क्योंकि हम एफ जो है ना आर का फंक्शन ले रहे हैं, ये आर का फंक्शन ले रहे हैं। एफ डैश का मतलब क्या है? डी एफ बाई डी आर है। एफ डबल डैश का मतलब डी टू एफ बाई डी आर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसके ये इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे ऑपरेटर फॉर्म में। यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव आएगा माइनस, पहले इसको आप, मेरा मशवरा ये है, R4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये काशी आलर इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ R4 आर के पावर 4 फोर्थ डेरिवेटिव है। यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है। यहाँ एफ डैश है तो इसके साथ आर आ रहा है, और यहाँ सिंपल एफ है। तो पहले आप क्या करेंगे? R4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो है ना काशी आयलर जो इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने मेथड पढ़ा था, वो वाला यहाँ पे लगा देंगे। और फिर जो है ना इसके ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है, इसके फैक्टर बन जाएंगे, और फैक्टर बना के जो है ना इसके रूट्स निकल आएंगे। रूट्स की बेस पे हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो जो जिल की बुक है उसमें आपने इस तरह की चीजें पढ़ी हैं। अगर ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और विद वेरिएबल कोएफिशिएंट हो, और कौन सी फॉर्म है? काशी आलर इक्वेशन वाली फॉर्म है। तो आपको याद है इसमें हम जो है ना कैसे पुट करते थे, और फिर सोल्यूशन हमारे पास जो है ना उसका आ जाता था। पहले इसको विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो इसके जो है ना रूट्स आ जाएंगे, उनकी बेस पे ये सोल्यूशन आ जाता है। ये आप करें, इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट।